सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ से मैं हूं मुदस्सर इकबाल। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मैं सब इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी को परेशानी नहीं है तो शायद वो हुकूमत है कि वो गरीबों के लिए मामलात को आसान नहीं कर रही। रियासत मदीना की बात करने वाली हुकूमत इस वक्त इस रियासत के वारिसों के लिए, रियासत के बासियों के लिए ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल करती जा रही है। मामला आम आदमी के लिए आटा, चीनी, दालों का हो तो शायद वो पहुंच से बाहर हैं। मैं आज इस वक्त आपसे जब मुखातिब हूं तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि बाहर लोग लाइनों में खड़े हुए हैं मजदूरी के लिए, लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही, और जब खरीदारी के लिए जाते हैं तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ नजर आती है, क्योंकि आपका ताल्लुक किसी भी तबके से हो और आपकी आमदन जितनी भी क्यों ना हो, महंगाई वो शय है जिसका असर मुआशरे के हर फर्द पर पड़ता है। और इस वक्त मुल्क में यह असरात हर शख्स शिद्दत से महसूस कर रहा है। सितंबर इस हवाले से खासा सितमगर साबित हुआ और अब अक्टूबर भी अवाम का बराबर से इम्तहान ले रहा है। वफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद शुमार उठाकर देखें तो सिर्फ सितंबर के महीने में महंगाई की शरह 9.04% इजाफा हुआ है। यानी आसान लफ्जों में मैं आपको यह बताऊं कि एक चीज जो आपको 100 रुपए में मिलती थी वो 150 रुपए की, और जो 150 रुपए की चीज है वो इस वक्त 250 रुपए तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा बात करें तो सब्जियों की, फलों की कीमतों को इस वक्त आग लगी हुई है। चावल, दालें, चीनी, अंडे, हर चीज के दाम इस वक्त आसमान से बातें कर रहे हैं। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कौन सी चीज कितनी महंगी हुई है, फिर उसके बाद वापस आएंगे और ये जवाब जानने की कोशिश करेंगे हुकूमती नुमाइंदों से। वो दर्द है जो अवाम के अंदर इस वक्त है, इस तब्दीली का, इस हुकूमत के आने के बाद सिर्फ एक चीज की बात कर ली जाए जो सबसे बुनियादी चीज है, जिसके बारे में मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी कहते थे कि इंसान को सिर्फ रोटी मिल जाए तो वो अगले 70 दिन तक भी जिंदा रह सकता है, सिर्फ एक रोटी पानी के साथ खाकर। तो रोटी यानी कि आटे की कीमत में 18.5% इजाफा हुआ है। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूं, बलूचिस्तान में इस वक्त 100 किलो आटे की बोरी इस वक्त जो है वो 6,400 रुपए में हो गई है। अवाम हाथ जोड़ रही है, बस कर दीजिए, इससे ज्यादा आगे नहीं बर्दाश्त होता, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये खुदारा इससे ज्यादा जो एक सस्ती तरीन चीज गंदुम इस ज़राई मुल्क के अंदर है, आटा जो बुनियादी जरूरत है, उसको तो रोक लीजिए, वही शायद काबू नहीं आ रहा। वो काबू इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि माफिया आपके हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान साहब पूरे इजलास की बात करते हैं कि इजलास होगा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और कल अवामी इशू था जिस पर इजलास मुअख्खर कर दिया गया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अवाम किस तरह से इस वक्त पिस रही है। उसके लिए दाल खरीदना, उसके लिए आटा खरीदना कितना मुश्किल हो गया है। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या हुकूमत इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करती है, क्या गुफ्तगू भी होगी, लेकिन हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। राना एहसन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल अजीज़ खान साहब, चीफ न्यूज़ ऑफिसर, सीनियर साफ़ी, एंकर पर्सन। फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कौकब इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया कौकब साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कौकब साहब आपसे। अच्छा, आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। आफ्ताब साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आफ्ताब साहब अगर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं तो फिर आगाज़ हुकूमत से किया जाना ज़रूरी है। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये महंगाई है, माफ़ कीजिएगा, 18.5% रवां साल में सिर्फ आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। आटा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबसे बुनियादी ज़रूरत है। कोई शख्स रूखी सूखी रोटी भी खा लेता है तो उसका पेट भर जाता है, तो आटे से ही वो रोटी बनती है। अगर रवां साल में 18.8% इजाफा है तो आगे तो फिर सूरत हाल जो है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है, और जो पिछले 1.5-2 साल में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। ये महंगाई है, ये आपके हाथों से फिसल रही है, कंट्रोल ही कुछ नहीं कर पा रहे आप। सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, चाहे मीटिंग्स हो, ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया हो, ऑपोजिशन को लान तान कर रहे हैं, चाहे वो ऐवान हो। सर, अवाम के लिए भी सोच लें कुछ।
आफ्ताब जहांगीर साहब से दोबारा से हम राब्ता करते हैं। आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है, बिल्कुल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है आवाज़ उस तरह से बेहतर नहीं आ रही है। कौकब इकबाल साहब, ये इतनी तेज़ी के साथ महंगाई है, कंज्यूमर तो शायद अब वो सोचता है कि ये भी चीज़ ना खरीदी जाए, ये भी चीज़ खरीदनी ना जाए। वो तो इतना बुरी तरह से पिस गया है कि वो खाना पीना मतलब वो खरीद नहीं सकता, पहनना ओढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या किया जाए फिर इसके, बस सिर्फ इसी तरह से बर्दाश्त किया जाए? देखिए, अब तो जैसे आपने बताया कि कितनी फ़ीसद महंगाई बढ़ रही है, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, तरकारी हो, कोई भी ऐसा आइटम नज़र नहीं आता कि कोई लोग कहते हैं कि जी आप बाइकाट की अपील। बाइकाट की अपील हम किस किस चीज़ की करें? चले चीनी की कर सकते हैं मगर दूध की नहीं कर सकते, आटा ख़रीदने से मना नहीं कर सकते कि बाइकाट कर दें, उसका महंगा हो रहा है। आप ये देखिए कि अब तो सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो पानी में भिगो के भी रोटी नहीं खा सकते। लोग जो है पानी में भिगो के भी रोटी नहीं खा सकते। ये सूरत हाल आ गई है कि पहले जो थे, अब लोग ये देख रहे हैं कि कोई भूसी टुकड़े वाला उनके घर के सामने से निकले तो भूसी टुकड़े मिल जाए। अब तो वो ज़माना भी चला गया कि भूसी टुकड़े का जो ठेला था वो उनके घर के सामने से निकलता था ताकि वो पुराने वो उसमें से रोटी भी ले लें। कोई तंदूर पे उनको जो है वो रोटियां महंगी मिल रही हैं। तो ये सूरत हाल जिस तरह बिगड़ रही है, इसके ऊपर हुकूमत ने गुज़िश्ता कई महीनों से आंखें बंद रखी और इसको ये कहा कि जनाब ये जो सूरत हाल है वो बिगड़ती चली गई। और कहीं पे भी पूरे मुल्क में मैंने ये देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहीं कोई क्रैक डाउन नहीं किया, उनको खुली छूट दे दी गई। मुनाफाखोर, ज़ख़ीरा अंदोज़, इन लोगों को कोई काबू करने के, क्योंकि इनके अंदर जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ जो थे और जो मुनाफाखोर थे वो खुद इनके अंदर बैठे हुए थे। असम्बलियों में जब तक कि ये एक मुतवस्सित तबका या गरीब तबका नहीं आएगा, इनको ये एहसास ही नहीं होगा कि वो दाल की वो कहते हैं कि माफिया जो है वो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, माफिया चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। माफिया को तो आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन अवाम माफिया ज़रूर मांग रहे हैं कि माफिया हम मांगते हैं, माफिया शायद आपके हाथ में नहीं आता है। राना एहसन साहब से बात कर लेते हैं। राना साहब, अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम होता है हुकूमत के आप पर बार बार करप्शन की बातें कर रही है, किया धरा आपका है, लेकिन सर अवाम भी सवाल कर रही है जब आपके केसेस टाइट हुए हैं तो अब आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। अवाम पिस रही है, अवाम का तो आपको भी ख्याल कोई नहीं है। देखें, ये कतन इस तरह नहीं है। हमारा पूरा जो पीडीएम का जो मूवमेंट है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, उसकी बेसिस ही यही है कि हुकूमत हर लिहाज से एक आम आदमी के मसाइल हल करने में फेल हो गई है। और इसका जब आप कंपैरिजन करते हैं उन वादों से जो इस हुकूमत ने इस अवाम से किए इक़्तिदार में आने के लिए, अब तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। मैं यहाँ आपको महंगाई की एक और बात बता दूँ, अगर आप पूरे रीजन को स्टडी करें, अफगानिस्तान ले लें, आप इंडिया ले लें, श्रीलंका ले लें, तो वहाँ इन्फ्लेशन जो है वो 5% से नीचे है। उसकी वजह है कि कोरोना के अंदर कमोडिटी प्राइसेस दुनिया भर में फॉल किए हैं और आधे ममालिक जो दुनिया में है उनकी इन्फ्लेशन तो नेगेटिव में गई है कोरोना में। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर जो है इन्फ्लेशन बढ़ती रही है और उसकी मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ गवर्नेंस वजह है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मुख्तसरन कि आटा, आप एक ही साल में फैसला करते हैं कि हम आटे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसी साल आप फैसला करते हैं कि हम आटे को इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर शायद ये दूसरा वाकया हो या तीसरा हो कि हम आटा जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह चीनी, पहले आप फैसला करते हैं कि हम चीनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर आप फैसला करते हैं कि हम चीनी को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये टोटल, और ये इसके अलावा जो लोकस्ट का टिड्डी दिल का हमला हुआ, ये सोए रहे पूरा एक साल। उसके बाद पाक फौज ने जो है कार्रवाई की टिड्डी दिल के ऊपर, तो थोड़े से हालात काबू में आए। इनकी टोटल लैक ऑफ गवर्नेंस है। इनका फोकस अगर है तो वो सिर्फ है कि हम ऑपोजिशन की जुबान बंद करा दें, और वो जुबान इसलिए बंद कराना चाहते हैं क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे हैं और ये मामला इनके कंट्रोल में आगे भी नहीं आने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त चले महंगाई की तो एक वजह है, दूसरी तलवार जो अवाम पे लटकी हुई है वो गुर्बत की शरह है।
2016 में 24% पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे। आज हफीज पाशा साहब और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके मुताबिक जो फिगर्स हैं वो 40 से 50% के ऊपर चले गए हैं, जिसका मतलब है पाकिस्तान की लगभग आधी आबादी गुर्बत की शरह से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जो कल बताया जा रहा था उनको जो है वो जॉब्स मुशीर खजाना की जानिब से कि ये मजीद बढ़ेगी। और फिर जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पिछले दिनों में आई है वो बहुत खौफनाक रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के ममालिक में 5 करोड़ जो अफराद हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे इस कोविड की वजह से भी। और हमारा तो हाल उससे भी पहले ऐसा। सहर कामरान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं उनकी जानिब। मैं आता हूँ राना साहब आपके। फैसल अजीज साहब, ये महंगाई की अगर बात करें, बुनियादी चीज़ें भी महंगी थी। कल तो कराची वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है कि के इलेक्ट्रिक की भी बिजली मजीद महंगी हो गई है। अरबों रुपया कमाने वाली के इलेक्ट्रिक जो है वो मजीद वो महंगा हो गया। अच्छा, के इलेक्ट्रिक की खिंचाई भी मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पावर डिवीजन ने उन्हें इजाज़त भी दी और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि वो भी महंगी हो जाए। उससे पहले एक आम आदमी के लिए अंधेरा ही अंधेरा है कि कुछ और लिया जाए, अब ये भी चीज़ें महंगी हैं। तो ये हुकूमत नाम की कुछ चीज़ कहीं नज़र आ रही है आपको? मेरी तो शायद नज़र कमज़ोर है, आपकी नज़र बड़ी अच्छी है। देखिए, महंगाई हो रही है या महंगाई की जा रही है? पहले पाकिस्तान के अंदर महंगाई होती रही है, चीज़ें महंगी होती रही है, उसकी मैनेजमेंट होती रही है। यहाँ तो अब कोई फ़र्क, मुझे 1% भी अब इस बात के ऊपर मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि यहाँ महंगाई की नहीं जा रही, यहाँ महंगाई की जा रही है। जिन माफियाज के साथ लड़ाई थी, जिनको अंदर करना था, जिनसे लड़ना था, जिन कार्टेल्स को तोड़ना था, वो हुकूमत के आलाई हैं। हमने अद्वियात वाले मामले में देखा, जितने उन्होंने शोर मचाया, आखिर में उनके साथ जाके बैठ गए, 400% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया। केई वालों के साथ बहुत लड़ाई की, बहुत शोर मचाया। केई के साबिक एमडी को, चेयरमैन को अपने पास रख लिया एज अ स्पेशल असिस्टेंट, और 3 रुपए पर यूनिट कराची में बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल वाले मामले के अंदर उन्होंने कहा कि कंपनीज के सीईओज की ऐसी की तैसी, हमने पेट्रोल सस्ता किया है, अगर आवाम को नहीं मिलेगा तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाद में हुकूमत उनके सामने लेट गई और उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। ये हुकूमत जो है वो चीखती है, चिल्लाती है और महंगाई में इजाफा करने में पेश है। चीनी जिस पर नोटिस लिया वो चीज महंगी, गंदुम इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, बाद में गंदुम महंगी मंगा ली, गंदुम लोगों को महंगी मिल रही। इनके पास ना तजर्बेकार बुजरा, ना तजर्बेकार ब्यूरोक्रेट्स, ऐसी टीम है जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, पाकिस्तान के हर शोबे में एक्सपेरिमेंट कर रही है। और ये बातें मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये सारी कौम अग्री करेगी। अपोजिशन तो चले, हो सकता है अपोजिशन की वजह से कहेगी, लेकिन ये फैक्ट्स की चीजें हैं जो पाकिस्तान में होती चली गई हैं। 40 रुपए की गोली जो मिलती थी वो 400 रुपए की हो गई है इस दौर में। ऐसी मंतक के साथ आए हैं डॉक्टर फैसल, जो तीसरे इस हुकूमत के अंदर सेहत के वजीर हैं, कि वो कहते हैं कि अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो उसका मतलब है वो शॉर्ट है, और उसकी कीमत के मामले में इसलिए उसकी कीमत बढ़ा दी जाए, और कीमत बढ़ा के मार्केट के अंदर अवेलेबल कर देते हैं। मेरे ख्याल इसलिए चीनी और आटा भी महंगा इसीलिए हुआ कि वो मार्केट में अवेलेबल हो जाए, जाके जिसकी इस्तात हो वो खरीद ले। वरना चीनी तो हमारे एक दोस्त बड़ा अच्छा एक जुमला के तो कहते हैं इसलिए हुकूमत ने महंगी की है, चीनी का इस्तेमाल कम होगा, बीमारियां कम होंगी, इसलिए वो चाह रहे हैं कि बीमार लोग ना हो। और आटे का भी इस्तेमाल इसलिए कम होगा कि लोग डाइट पे चले जाएंगे। देखिए, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अगर आवाम को हम अपने शिकंजे में कसेंगे तो हम जाएंगे किधर? देखिए, मैं तो आवाम का आदमी हूँ, आवाम में रहता हूँ, और जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है कराची, वो सबसे पसमानदा है। मुझे ये परेशानियों का एहसास है, बिल्कुल एहसास है। लेकिन मैं एक चीज़ मालूम करना चाहता हूँ, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मुझे उसका कोई जवाब दे दे। कि देखिए, एक चले पंजाब, KPK या बलूचिस्तान की बात तो अपनी जगह पर, लेकिन सूबा सिंध तो आज अपोजिशन के हाथ में है, इंतज़ामी सारे मामला उनके हाथ में हैं। क्या वजह है कि वहाँ पर भी ये चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि गंदम की तरसील जो है, मैंने उस दिन देखा कि गंदम फ्लोर मिल्स वाले कह रहे हैं कि अगर हमें गंदम नहीं दी गई तो हम भूख हड़ताल करेंगे। तो वो गंदम कैसे क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप शुगर की बात करते हैं तो मैं जब ये सवाल करता हूँ तो उसको दूसरी तरफ लिया जाता है कि आप मुझे लिस्ट तो बताएं कि शुगर ऑनर्स हैं कौन कौन वो पाकिस्तान में, सूबे सिंध के अंदर, पंजाब में वो शुगर्स मालकान कौन है, वो फ्लोर्स मिल्स के मालकान कौन है, वो हमें उनके साथ बैठा जाए, उन्हें बताया जाए कि वो बताएंगे ना हमें कि
हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। सर कि हमें एफआईए में गंदम छापा मारा देखिए, पिछले दिनों में लाहौर में जहांगीर तरीन साहब की शुगर्स के जो है वहां से कुछ कागजात उन्होंने लिए, इस तरह शरीफ खानदान से भी लिए वहां, तो सर वो तो फिर आपके साथ भी हैं। जनूबी पंजाब की बात कर लेते हैं, खुसरो बख्तियार साहब का भी नाम लिया जाता है। सर जी मैं जी जी यही तो बात कर रहा हूँ, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे साथ हैं उन्हें टांग दें, उन्हें कद्दाफी स्टेडियम के अंदर टांग दे। मुझे कोई कौन जिसने टांगेगा? भी आप जो सर बोला है, आप हुकूमत में हैं ना, बात सुन लेना जी आप मेरी बात, आप या तो मुझसे बात कर लें या मेरा सवाल सर मैं भी सवाल ही कर रहा हूँ सर, आपसे सवाल ही कर रहा हूँ जी। नहीं, आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सवाल जब दूसरे से करते हैं तो उसका पूरा जवाब लेते हैं, मुझसे भी आप पूरा जवाब ले लें। मेरा कहना यह है कि मैंने अभी सोशल मीडिया जो है आजकल चलता फिरता जो है पूरा एक मीडिया है, उसने कल एक मैंने क्लिप देख रहा हूँ कि उसने बताया कि ये सिंध के अंदर एक जगह बताया, उसने कहा जी आए मैं आपको दिखाता हूँ, और वीडियो दिखा रहा है कि लाखों टन जो है वहां पर गंदम पड़ी हुई है। इसी तरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर, ये इंतजामी एक मामला है। एक तो ये कि इसके ऊपर कागज सख्ती नहीं की जाएगी, इस तरह से जो ब्लैक में मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो जखीरा अंदोजी करने वाले लोग हैं, उन्हें इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये चीजें कंट्रोल में नहीं आएंगी। दूसरी बात ये कि सर कामरान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। सर साहबा ये मामला है कि वफाकी हुकूमत का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है मुख्तलिफ अशिया के मामले पे कि महंगाई को कंट्रोल हो, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सूबाई हुकूमतें, यहाँ की प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, यहाँ के मजिस्ट्रेट, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते हैं वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। कराची में आप यहाँ आके देखें, यहाँ आटा पंजाब से भी महंगा है इस वक्त, बलूचिस्तान से सस्ता, बाकी हर जगह से यहाँ भी महंगा है। तो जो काम सूबाई हुकूमतों का है वो भी आप नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ विफाक पर ही तनकीद हो रही है, चाहे वो सब्जी, फल, आटा, चीनी हो, किसी भी चीज़ की महंगाई हो। तो जो काम सूबाई हुकूमत का वो तो उनको करना चाहिए, आपकी हुकूमत भी नाकाम है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि बात महंगाई की हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि हमको तमाम फैक्टर्स को सामने रखना पड़ेगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो सूबों पे किस हद तक असरअंदाज होती हैं। आप ये देखें कि जब आपकी फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है, आपकी बिजली की प्राइस बढ़ जाती है, जब आप लोकस का बर वक्त जो है उसके लिए कोई इकदाम नहीं करते उसको एलिमिनेट करने के लिए, जब आपकी जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस बढ़ जाती है, तो हर चीज़ की प्राइस जो है उस पर इम्पेक्ट होता है। और सबसे बड़ी जो एक मैं समझती हूँ जो अफरा तफरी इस हुकूमत ने मचाई हुई है, यानी एक्सपेरिमेंट, मैं कहती हूँ बुरे एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट्स भी हैं या ये सोचा समझा मंसूबा है। मैं अगर पूरी एक जायज़ा लूँ इमरान खान अहमद न्याजी साहब की पॉलिसीज़ का, जो वो कंटेनर पे खड़े थे तो वो ये कहते थे कि हुंडी से पैसा भेजो, बिल जला दो, तो वो जो बातें भी कह रहे थे कि जो अमलाक है उन पे हमले करो, पार्लियामेंट पे हमला करो, टेलीविज़न स्टेशन पे हमला करो, तो ये कि वो जितनी बातें भी कर रहे थे वो इंस्टेबिलिटी वाली बातें थी। वो ये कहते थे कि मैं जो है मुल्क को आगे चलने नहीं दूंगा। और अब जब वो हुकूमत में आए हैं तो वो अमली जामा पहना रहे हैं अपनी सोच को। आज आप देखें जो मईशत का हाल है वो क्या है, आज आप ये देखें कि जो गवर्नेंस का हाल है वो क्या है। क्या मैं सिर्फ ये मान लूँ कि इनकी टीम नालायक है? क्या मैं सिर्फ ये मान लूँ कि इनकी टीम ना तजुर्बेकार है? मैं क्या ये मान लूँ कि इनके तमाम मेंबर पार्लियामेंट में गैर फ़ाल हैं? या मैं ये कहूँ कि ये कुछ सोच समझ के कर रहे हैं कि आपको अगर ये बोलें किसी एक जगह पे तो कामयाबी हो, आप मुझे बोलें कि जी हमारे जो है वो अंदरूनी मामलात हमसे नहीं संभलते, हमारी खारजा मामलात पे कामयाबी है। आपकी तो खारजा मामलात पे भी कामयाबी नहीं है। आपने तमाम दोस्तों को नाराज़ कर दिया, कश्मीर चला गया, आप आधा घंटा अकेले खड़े रहे, चले जी आपसे खारजी मामलात नहीं संभलते, आप कौमी यकजहती तो पैदा कर सकते हैं। आपने कौम को तकसीम कर दिया, आप कौमी यकजहती नहीं पैदा कर सके अहम तरीन इश्यूज़ के ऊपर, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो कोविड का इशू हो, चाहे वो बारिशें और सैलाब हो। मैंने इससे पहले भी देखा था जब बारिशें आई, सैलाब आए या कुदरती आफात आए, कौम एक थी। पाकिस्तानी वो कौम है जो एक कॉल पर एक हो जाती है। तो ये हुकूमत क्यों नहीं पैदा कर सकी कौमी यकजहती? ये तो वो कौम है कि जब मुल्क में इंतशार हो और आसिफ अली ज़रदारी एक नारा लगाए पाकिस्तान खप्पे, तो वो इंतशार जो है वो कौमी यकजहती में बदल जाता है। तो ये कौम क्यों कौमी यकजहती नहीं दिखा सकी? फिर आप ये बोले चले जी आप उसको भी छोड़ दें, आप बोले कि लेकिन इस वक्त तो साहब ये कहा जा रहा है कि आप आवाम के लिए निकलते तो शायद ये सूरत हाल बेहतर होती। आपने भी बहुत देर की, बहरहाल कोविड का भी एक सीन था, लेकिन अब भी
कह रहे कि अपोजिशन का काम अवाम के लिए नहीं है, अब अपोजिशन निकल रही है अपने केसेस के लिए, उनके लिए आसानी हो। और वजीर आजम कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, यानी कि आप अपने मामलात के लिए और वजीर आजम आपको जवाब देने के लिए। अवाम नीचे कहीं पिसती जा रही है, नीचे कहीं गिरती जा रही है, और उसका ना पुरसाने हाल हुकूमत है ना ही उसके पुरसाने हाल अपोजिशन है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पीटीएम का मकसद हुकूमत गिराना बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, ना ही अपोजिशन जमातों का ये मकसद था। ये मकसद तो आज मजबूरी बन गया है। क्यों नहीं था? क्योंकि हम ये समझते थे कि जो वादे करके पार्टियां अब जो मंशूर सामने रख के आती हैं इक़्तिदार में, उनका कौम के साथ, अवाम के साथ एक एग्रीमेंट होता है, उन्हें वो एग्रीमेंट अपना पूरा करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। हमने इनको हर मौके के ऊपर चाहे वो मईशत की बात थी, चाहे वो कोविड की बात थी, चाहे वो कश्मीर का इशू था, चाहे वो कोई और बहरान था, हमने बड़े मुस्बत तरीके से इनको पैगाम दिया। लेकिन ये वो हुकूमत है जिसने हर मुस्बत पैगाम का जवाब दिया कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो भाई आप क्यों दे रहे हैं एनआरओ जहांगीर तरीन को? आप क्यों दे रहे हैं एनआरओ अलीमा बाजी को? आप क्यों दे रहे हैं एनआरओ जो है खुसरो बख्तियार को? आप क्यों दे रहे हैं एनआरओ फैसल वाडा को? आप क्यों दे रहे हैं एनआरओ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को चाहिए इस वक्त हुकूमत से वो रिलीफ की सूरत में। कौकब इकबाल साहब, ये बहुत मुश्किल काम है कि महंगाई को कंट्रोल करना। वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो कहीं फाल नहीं होती हैं, या ये पीछे से, वो कहते हैं जी पीछे से महंगाई है। जब दुकान से आप चीज़ लेने जाते हैं कहीं से, वो कहते हैं जी पीछे से महंगाई, वो पीछे पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ से वो महंगाई होती है। ये आउट ऑफ कंट्रोल जो है, इसको कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म हो सकता है, या फिर सब्र शुक्र करके जो है वो खरीद लिया जाए वरना भूखस हो जाए? कौकब साहब जी देखें, यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, जितनी भी प्राइस कंट्रोलिंग का जो निज़ाम है, वो पूरे मुल्क में जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरीट के पास होता है, यानी कमिश्नर जहाँ जहाँ के हैं उनके पास होता है। मैंने गुज़िश्ता 1 साल से मैं वॉच कर रहा हूँ कि कराची के अंदर खुसूसी तौर पे कोई प्राइस चेकिंग का निज़ाम नहीं हुआ। अगर कहीं कोई टीम निकली भी है तो उसने 200 महंगाई के हवाले से गुफ्तगू इस वक्त वो कर रहे हैं कि ये तब्दीली थी, ये रियासत मदीना है। लेकिन शायद मुर्तज़ा वहाब साहब के सामने अब सवाल ये रखा जाना चाहिए था कि कुछ चीज़ों का मामला खालिस्तन सूबाई हुकूमत का है। आटा सूबाई हुकूमत का मसला है, सब्जियों की, फलों की कीमतों को कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों का मामला है। ये भी कंट्रोल वो नहीं हो रही और ये बात भी वहाँ की जा रही है। ये बड़ी अजीब बात है। सार कामरान साहब हमारे साथ है। सार साहबा, ये तो खालिस्तन आपका मामला है और मैं हैरान हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब ये भी विफाक पर ही डाली जा रहे हैं। जो जिम्मेदारी जिसकी है वो तो कबूल की जाए। देखिए, बात यह है कि ओवरऑल इम्पैक्ट तो हर चीज़ का आता है। आपने ये देखा कि आटा यहाँ से जो है स्मगल होना शुरू हो गया था सिंध से। तो वो जो माफियाज हैं वो तो हर जगह पर कैप्चर कर रहे हैं, जिनको वफाकी हुकूमत जो है जिनकी सरबराही कर रही है, जिनको वो पकड़ने में नाकाम है। अब ये बताएं, जहांगीर तरीन इतनी बड़ी रिपोर्ट सब कुछ, उनको रातों रात फरार कैसे करार दिया? उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? देखिए, बात ये है कि जो मेरा सवाल तो सिंध के हवाले से जहांगीर तरीन साहब जनूबी पंजाब में जो कुछ कर गए उनका है, लेकिन आपको याद है पिछले साल एंटी करप्शन सिंध ने सिंध में गंदम की खुर्द बुर्द पर बाकायदा तौर पर मुकदमे दर्ज किए, बाकायदा तौर पर लोगों के खिलाफ इस वक्त इंक्वायरियां चल रही हैं। ये तो मामला खालिस्तन सिंध का है। मैं तो ये सवाल है कि सिंध के अंदर ये है। देखिए, सिंध में तो आप मुकदमे दर्ज हो गए, इंक्वायरियां चल रही हैं, ठीक है। मुझे बताएं वफाकी सतह पे कौन से मुकदमे दर्ज हुए और कौन सी इंक्वायरियां हो रही हैं? ठीक है, ये अगर इन मुकदमे दर्ज हुए और इंक्वायरियां हो रही हैं तो फिर सामने मामला क्या है? ठीक, ये सारी चीज़ तो, ये मुकदमे तो हर दूसरे फर्द पर दर्ज हो रहे हैं जो जिसका ताल्लुक अपोजिशन से है। मुकदमे तो हर उस शख्स पे दर्ज हो रहे हैं जो आवाज़ बुलंद करता है। तो मुकदमों की आप क्या बात करते हैं? यानी मुकदमे तो ये आप ही बोले, सिर्फ आपको मुकदमे यहीं पे क्यों नजर आते हैं? ये मुकदमे आपको कहीं और क्यों नजर नहीं आते? अभी जो हालात हुए वो तो कहते थे कि जी हम अंडे से मुर्गी निकालेंगे, मुर्गी से अंडा निकालेंगे। अभी पाकिस्तान की मईशत का ऑमलेट बन गया है, वो भी सड़ा हुआ। लेकिन वो ना अंडे से मुर्गी निकली ना मुर्गी से अंडा निकला। अंडे और मुर्गी की बातें ना करें। अंडे और मुर्गी बहुत महंगी है। खान साहब के बारे में ये कहा गया, उन्होंने कहा था बहुत पहले कि मुर्गियां अगर पाली जाए तो आज अंडे 170 180 दर्जन ना होते तो शायद ये भी सूरत हाल हो सकती है। उसामा गाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। मैं फर्टिलाइजर से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके सर साहब बात करते हैं। उसामा गाजी साहब, पंजाब हुकूमत बुजदार साहब की है।
वहां पर भी आउट ऑफ कंट्रोल है, चीजें कंट्रोल ही नहीं हो पाती। ये कैसी फिर तब्दीली है जिसके बारे में कहा गया कि सब कुछ ठीक होगा? ये तब्दीली शायद ये थी कि 56 रुपए 60 रुपए की चीनी अब सेंचुरी प्लस हो गई है, 105 रुपए 107 रुपए की चीनी। तो ये तब्दीली पंजाब में वाले भी महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं खरीद सकते हम, और सिर्फ या तो फिर आगे भूखा रहना है या फिर कुछ और करना है। मुदस्सिर, तब्दीली तो मुसलसल आई है और बड़ी तेज़ी से आई है और लोगों को लग समझ गई है। तब्दीली इस तरह आई है कि पिछले 6 हफ्ते से चीज़ों कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। ये है तब्दीली ये है कि वज़ीर-ए-आज़म नोटिस लेते हैं और उसके बाद तब्दीली आती है, वो चीज़ या तो गायब हो जाती है या और ज़्यादा महंगी हो जाती है। इस तरह से तब्दीली आती है। तब्दीली आती है कि बुज़दार साहब जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मीटिंग्स अटेंड करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी ये सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद तब्दीली आती है कि चीज़ें फिर महंगी हो जाती हैं। ये अब 2.5 साल हो गए हैं और आप देख लें कि कितने नोटिस लिए गए, कितनी दफ़ा इजलास बुलाए गए, क्या कुछ हुआ। अब ये बात दुरुस्त है जो आपने सवाल पूछा सहर कामरान साहिबा से कि जी ये सिंध हुकूमत कहाँ तक कंट्रोल कर रही है या जहाँ उनका यानी डोमेन है वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। लेकिन जब आप पंजाब की बात करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कुछ इम्पैक्ट है महंगाई का जो पूरे पाकिस्तान में जाएगा। जब बिजली महंगी होगी, जब पेट्रोल महंगा होगा, जब गैस महंगी होगी, तो इसका इम्पैक्ट हर जगह जाएगा जितना भी आप कर लें। जब आपकी मिसमैनेजमेंट का हाल ये होगा कि गंदुम जो खुराक बुनियादी चीज़ है उसी को आप मैनेज नहीं कर सके कि कितनी पैदा हुई है, कितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वही नहीं हो पा रहा। रशिया के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो भी कहीं जा नहीं पा रहा। तो ये भी जब नहीं हो पा रहा तो आप प्राइसेस को क्या खाक कंट्रोल करेंगे? आप तो खुद हथियार दे रहे हैं कि हाँ जी आगे आने वाले दिनों में भी हमसे मैनेज नहीं होना तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लो, क्योंकि कीमतें ऊपर जाएंगी। और यहाँ तो भेड़िए बैठे हैं, वो कहेंगे जनाब कीमतें ऊपर जानी है, ये चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दो। तो ये मसाइल हैं कि यानी यूं समझे कि तवज्जो उस वक्त नहीं होती कि जब तक एक क्राइसिस नहीं आ जाता। क्राइसिस का इंतजार किया जाता है तो उस नोटिस का असर फिर उल्टा होता है और चीजें फिर आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाती है। और मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर ये कुछ होने वाला है, कीमतें कंट्रोल होने वाली हैं। इसमें मुझे लगता है अभी कुछ हफ्ते लग जाएंगे कि लोग उसके बाद कहेंगे कि हाँ कम से कम वो तेजी से जो बढ़ रही थी वो कुछ रुका है काम। ये आप कहें कि कुछ चीज़ सस्ती हो जाएगी, वो जल्दी होता नजर नहीं आ रहा। ये तो चीजें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो टाइगर फोर्स को तैयार करेंगे। फैसल अजीज साहब, ये टाइगर फोर्स अब जाकर चीजों को कंट्रोल करेगी, क्योंकि जो असल मैकेनिज्म है वो तो कहीं नजर नहीं आता। तो ये कंट्रोल करने का कोई तरीकाकार नहीं है हुकूमतों के पास। देखिए टाइगर फोर्स के ऊपर तो कोई एतमाद नहीं है और उन बेचारे उन बच्चों से क्या काम लिया जाएगा और वो किस तरह से शिकायत करेंगे। असल मामला है ब्यूरोक्रेसी का, सूबाई हुकूमतों का और वफाकी हुकूमत के एक स्ट्रीमलाइन एक्शन का। हमें यही नहीं पता होता कि हमारे यहाँ टमाटर कितना उग रहा है, खरबूजा कितना उग रहा है, गंदम कितना है, उसकी क्वांटिटी नहीं पता होती। एक दफ़ा में अगर सारे किसान एक इलाके के टमाटर उगा लेते तो टमाटर जो है वो सड़क पर नहीं लेकर आते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और उसके पैसे, मजदूरी के पैसे पूरे नहीं होते, टमाटर वहीं पे सड़ा देते हैं। बिल्कुल। और अगर टमाटर कम उगता है तो फिर वो 200 रुपये किलो हो जाता है। तो जो मैकेनिज्म है ब्यूरोक्रेसी की हैंडलिंग का वो प्रॉपर तौर पर नहीं है। और यहाँ पर हुकूमत की नाअहली एक बार नहीं 20 बार दिख रही है। वो माफिया से टकराने और चीखने चिल्लाने की तकरीरें करते हैं और बाद में माफिया के सामने जाके लेट जाते हैं। बिजली की महंगाई में लेट गए, अद्वियात की महंगाई में लेट गए, गंदम के अंदर लेट गए, चीनी के अंदर लेट गए। अब खुदारा सब्जियों के मामले पे वजीर आजम नोटिस ना लें। अगर उन्होंने नोटिस ले लिया तो सब्जियों के प्राइस में भी लेटना पड़ेगा, उसकी प्राइसेस महंगी हो जाएंगी। हुकूमत की कोई तरजीह, अच्छा इसकी अड़ीबाजी में सिंध हुकूमत भी गलत काम करती है। वफाकी हुकूमत के साथ टकराव में अभी मुर्तजा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 70% तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिंध गवर्नमेंट की ठीक करने की, और वो इल्जाम डाले जा रहे हैं। गंदम की प्राइस सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब्जियों की प्राइस सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइस लिस्ट जारी नहीं करते हैं, सारे निखट्टू 2 नंबर लोग जो उन्होंने सिस्टम में लगाए हुए। सबको मालूम है कि हर मीटिंग के अंदर तय ये हो रहा है कि मेरे पैसे कितने, कोई काम करने को तैयार नहीं है। और बैठ के इतनी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगला बंदा कहता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, और होता यह है कि हर आदमी अपना कमीशन लेके निकल जाता है। सर इससे आगे तो हो भी कुछ नहीं रहा है। हम कराची में बैठे हुए भी सब्जी, आप कह रहे थे नोटिस ना, नोटिस से पहले ही सर बढ़ गई हैं। राना हसन साहब, वजीर आजम साहब नोटिस लेते हैं, चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी तकरीर और आपके जलसे से आवाम को कोई रिलीफ होगा? आवाम तो ये देखना चाहती है कोई रिलीफ हो जाए किसी सूरत में। आप हुकूमत में नहीं हैं तो अपोजिशन में रह के जो आपका काम है वो किस तरह से आवाम को रिलीफ दे सकता है? आवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो, किसी का भी जलसा हो, किसी का भी एहतजाज हो और किसी तरह की भी कोई इत्तेहाद हो।
देखें, जब तक ये हुकूमत इक़्तिदार में अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। इनकी प्रायोरिटीज़ इजलास के अंदर आम आदमी की बात नहीं होती, उधर नवाज शरीफ की बात होती है, उधर शहबाज शरीफ की बात होती है। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ के ऊपर मैं अगर बात करूं तो 94 लाइफ सेविंग अद्वियात थी, उनकी भी कीमतें इन्होंने महंगी कर दी कि वो यहाँ दस्तयाब होना शुरू हो जाएं। हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो लग्जरी आइटम्स पे टैक्स करे, वो हायर इनकम साइड को टैक्स करे और यहाँ सब्सिडी दे उन आइटम्स के ऊपर जहाँ एक आम आदमी की जो ज़रूरियात है, जिस तरह जो लाइफ सेविंग अद्वियात है, तो यहाँ हुकूमत की प्रायोरिटीज़ नहीं है। दूसरा, मैं आपको गवर्नेंस का सिर्फ एक आपको मैं पॉइंट दे देता हूँ, आपको सारी इनकी गवर्नेंस समझ आ जाएगी। FBI वो अदारा है जिसने इस मुल्क में अंदर टैक्स कलेक्ट करना होता है और फिर पूरा मुल्क और सूबे उस टैक्स से चलते हैं। ये 2 सालों में एक ऐसा चेयरमैन इनको नहीं मिला जो पूरा एक फाइनेंशियल ईयर मुकम्मल कर ले, तो इनकी गवर्नेंस आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये प्योरली, क्या माफियाज पहले नहीं थे हमारे दौर में? ये शुगर माफिया, वीट माफिया, ये मेडिसिन के माफिया नहीं थे, लेकिन हमने इन्फ्लेशन एवरेज 5% से नीचे रखी। इन्फ्लेशन वो चीज है कि जो गरीब की जो जेब है उसको चुभती है, हमने कंट्रोल रखी 5 साल, आज इनसे कंट्रोल नहीं सर, ये तो अब इदारों के अंदर जो लोग हैं वो भी शायद उस तरह से वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, राना साहब, मुझे फाइनली कमेंट लेना है। साहिर साहब, इस वक्त जो है वो क्या मुस्तकबिल यही है कि इसी तरह से गवर्नमेंट चलेगी, इसी तरह से आवाम चलेगी, और कुछ तब्दीली तो कोई नहीं है? देखिए, बात यह है कि मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत के चल चलाव का वक्त आ गया। आप फाइनल कमेंट ले रहे हैं तो मैं ज़रूर टाइगर फोर्स के ऊपर एक कमेंट देना चाहूँगी। क्या वज़ीर आज़म को ये नहीं पता है कि उनके मातहत इदारे क्या हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? कोई इदारे शुमारियात भी है, कोई जो है इनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्राइस कंट्रोल के ऊपर या जो डेली जो है वो लिस्टें रखते हैं कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये टाइगर फोर्स को लेकर आ रहे हैं, उनको ऑफिशियल पोर्टल दे रहे हैं। तो जिस वज़ीर आज़म की एग्जिस्टेंस जो है वो टाइगर फोर्स पर होगी, सोशल मीडिया के ऊपर होगी, मीडिया कंट्रोल पे होगी, मीडिया कर पे होगी, उससे आप क्या परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं? पीडीएम के जो अभी ये जो इत्तेहाद है, इसका मकसद यही है कि अवाम को रिलीफ पहुंचाया जाए। तो अब अवाम जो है वो सिर्फ इंतजार ही करे, वज़ीर आज़म साहब नोटिस ना लें तो सूरत हाल शायद किसी चीज़ की बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया सर कामरान साहब, राना एहसन साहब, उसामा गाजी साहब, फैसल अजीज़ खान साहब और कौकब इकबाल साहब, आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब देखना यह है कि अगले आने वाले दिनों में आवाम के लिए किस चीज़ का रिलीफ है और किस चीज़ में तकलीफ है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।